माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th आज हम वर्कशीट नंबर 69 सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। जैसे आपको पता है कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद जो पार्ट है आपका इतिहास का, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 पहले ही दिया जा चुका है, जिसमें हमने 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें देखा था। आज हम इसके 3 मार्क और 5 मार्क्स में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डील करेंगे, साथ ही स्रोत आधारित जो प्रश्न हैं उन्हें भी हल करेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको 10 प्रश्न दिए हुए हैं जो लघु उत्तर प्रश्न हैं, यानी कि 3 से 5 अंक में आते हैं। पहले प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद विद आंसर उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे प्रश्न रीड नहीं करूँगी, ठीक है। जहाँ हम उत्तर पढ़ेंगे तब उसके साथ साथ ही दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाए हुए हैं 1 से 8 तक प्रश्न हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके ये 3 मार्क में भी आ सकते हैं और 5 मार्क में भी आ सकते हैं, ठीक है। और साथ में 3 मार्क का आंसर कैसे लिखते हैं, 5 मार्क का आंसर कैसे लिखते हैं, अगर आप इस पर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करिए कि प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे होना चाहिए। जो आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे उसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, कितने क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क में आता है, उसका आंसर कितना लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। अगर आप चाहते हैं इसका अलग से वीडियो बनाया जाए तो उसे जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। साथ ही बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मैम सैम्पल पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, सिलेबस हम कहाँ से डाउनलोड करें, अगर हमें पीडीएफ चाहिए, हमें नहीं मिलता है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दीजिए। तो अलग से वीडियो मैं बना दूँगी जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको सैम्पल पेपर और सिलेबस मिल सके। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 10 प्रश्न हैं जो 3 मार्क और 5 मार्क के हैं। इसके बाद आपको जो ये दिया हुआ है ये स्रोत आधारित दिया हुआ है, ठीक है। स्रोत आधारित 4 नंबर में आता है। एक पैसेज होता है, एक पैराग्राफ होता है, उसे आप पढ़िए, उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर दीजिए। अब चलिए एक एक करके मैं प्रश्नों के साथ ही उत्तर को आपको समझाती जाऊँगी। पहले प्रश्न में आपसे पूछा था, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। थोड़ा प्रश्न को ना 2 बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कई बार आपको उत्तर आता है लेकिन प्रश्न को इस तरीके से सीधा ना पूछकर इस तरीके से पूछा जाता है। वो कहते हैं ना कान को दूसरी ओर से पकड़ना, ठीक है, इधर से ना पकड़ के उधर से हाथ घुमा के पकड़ना। तो ऐसे ही बोर्ड में होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सामूहिक पहचान, यानी इसको अगर मैं दूसरी तरीके से पूछूं कि ये प्रश्न कैसे आ सकता है तो ये सिंपल प्रश्न है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद को पनपने में किन चीज़ों ने या क्रांतिकारियों ने कैसे भूमिका निभाई। तो राष्ट्रवाद शब्द से आप समझ जाएंगे, इसलिए इन्होंने सामूहिक पहचान शब्द का प्रयोग किया है। तो इसी प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखिए जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो और आपको आसानी हो लिखने में और याद करने में। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना निम्नलिखित प्रकार से पैदा की। नंबर 1, राष्ट्र के आधार के रूप में उन्होंने साझा विरासत और सांस्कृतिक धरोहर की भावना को अधिक प्रश्रय दिया। यानी कि सबसे पहले तो उनकी संस्कृति है, जो उनकी कोई भी देश होता है उसकी संस्कृति और जो राष्ट्र होता है उसको बांधने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति पूरे देश में लोकप्रिय है, इसी तरह यूरोप में भी उन्होंने इसका सहारा लिया। पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया ताकि लोगों में एक राष्ट्र की भावना पनप सके। जब आप यूनिटी की बात करते हैं ना तो कोई एक चीज़ जो सबके लिए समान हो, अगर वो चीज़ हो तो सब लोग जुड़ जाते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं तिरंगा की तो पूरा देश एक साथ यूनाइट होता है ना, क्योंकि सबके लिए वो तिरंगा एक समान है, देश का प्रतीक। वैसे ही देश की भाषा के रूप में फ्रेंच भाषा को लोकप्रिय बनाया गया और एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इससे क्या हुआ, लोगों में यूनिटी की भावना आई।
साथ में नापतोल की समान व्यवस्था अपनाई गई, जिससे पूरा देश ना एक समान प्रतीक हो। अगर नापतोल के लिए मतलब मेजरमेंट के लिए कहीं पे कुछ और सिस्टम यूज़ हो रहा है, कहीं पे कुछ और, तो इससे क्या होता है, देश बटा हुआ नज़र आता है। नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया गया ताकि सभी को समान न्याय मिल सके। नागरिक संहिता क्या थी, जो नेपोलियन थे, नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता बनाई थी, ठीक है, जिसमें उनकी एक रूल बुक थी और आगे चलकर उन्हीं रूल बुक से सभी के संविधान में, इनफैक्ट भारत के संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड की गई हैं और पूरी दुनिया ने उन चीज़ों को अपनाया। तो नागरिक संहिता मतलब सभी को समान अधिकार मिले, इन चीज़ों का भी क्रांतिकारी लोगों ने अपने जो चाहते थे उसमें इन चीज़ों को जोड़ा। तो ये कुछ आंसर के पॉइंट्स हैं जिसे आप मेंशन कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो अपने शब्दों में और ज़्यादा बनाकर लिख सकते हैं। तो ये आपका उत्तर 1 हो गया। दूसरे प्रश्न में बोला है, नेपोलियन के प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो नेपोलियन के प्रशासनिक क्षेत्र के क्रांतिकारी सिद्धांतों ने, यानी नेपोलियन ने जो क्रांतिकारी सिद्धांत थे उसने पूरी व्यवस्था को कुशल तर्क संगत बना दिया। इस बात की जो स्टेटमेंट दी हुई है इसकी समीक्षा कीजिए। वही चीज़ क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट करके पूछ रहा है आपसे। नेपोलियन ने 1804 में एक नागरिक संहिता बनाई जिससे सभी को समान रूप से अधिकार मिल सके। मैंने बात किया अभी कि जो नेपोलियन थे उन्होंने एक नागरिक संहिता, जिसे आप रूल बुक कह सकते हैं, एक रूल बुक नागरिक संहिता प्रिपेयर की थी। एक समान कर व्यवस्था लागू की जिससे समस्त राष्ट्र को एक रूप दिया जा सके, यानी जो टैक्स का सिस्टम है वो सभी जगह समान हो। सामंती व्यवस्था को खत्म, यानी कि जो जागीरदार या जमींदार होते थे ना, मनमानी करते थे कि वहाँ पे चर्च में केवल जमींदारों का हक होगा, ये सब, तो जमींदारी और सामंती व्यवस्था को खत्म किया। साथ ही उन्होंने क्या किया, सभी के लिए समान कानून न्याय की व्यवस्था की गई कि सबको समान कानून होगा सबके लिए और सबके लिए समान न्याय होगा, एक ही कानून सबके लिए होगा। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया। ठीक है, प्रश्न को कई बार आपको उत्तर आता है। देखिए, नागरिक संहिता के बारे में आपको बताना है नेपोलियन की, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड देखिए, क्रांतिकारी सिद्धांत, नेपोलियन के क्वेश्चन को पूरा रोटेट कर दिया। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सीधा ना पूछकर इनडायरेक्ट फॉर्म से पूछना पड़ता है, इसलिए मस्ट है कि आप क्वेश्चन को 2 टाइम्स पहले रीड करिए, उसके बाद फिर अपना आंसर मेंशन करिए। अगले प्रश्न में बोला है, यूरोप में राष्ट्र के प्रतीक के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रवाद के लिए या राष्ट्र निर्माण के लिए संस्कृति, पर्टिकुलर एक चीज़ की बात कर रहा है कि संस्कृति, जो कल्चर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसे आप बताएंगे, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले भाषा, लोक संस्कृति और संगीत, ये सारी चीज़ें संस्कृति यानी कि हमारी किस में आती हैं, कल्चर में आती हैं। भाषा ने पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलैंड में रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में पॉलिश भाषा बोलने पर सख्त रोक थी। देखिए, जब आपको किसी चीज़ से अपने देश के ही करने से रोका जाता है तो आपके अंदर कैसी भावना आती है। तो यहाँ पे जो पॉलिश भाषा बोलने से रोक थी, यहाँ पे रूस का कब्जा था तो वहाँ पे जो पॉलिश भाषा बोलते थे उस पर रोक थी, तो लोगों में एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि नहीं, ये तो गलत है। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद को पनपने में हेल्प किया। लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक काव्य, लोक नृत्य के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रसारित किया गया। लोक संगीत क्या होते हैं, जो आपके लोकल संगीत होते हैं, गीत होते हैं, जैसे आप भी अपने, अगर नहीं पता है तो मम्मी से पूछो, अगर आप गांव गए हो तो आपने लोक संगीत सुने होंगे। लोक काव्य यानी कविताएं, और लोक नृत्य जो मतलब लोकल डांस फॉर्म्स होते हैं, इसके माध्यम से जर्मन में राष्ट्र की भावना को बढ़ाया गया था। संगीत की बात करें तो पोलनेश और माजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बदल दिया गया। तो ये जो लोक नृत्य थे, 2 फेमस, पोलनेश और माजुरका, इसको राष्ट्र का प्रतीक बोला गया, राष्ट्र के प्रतीक में बदल दिया गया। तो इस प्रकार से पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। आप सभी क्वेश्चन के आंसर टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन टेलीग्राम पे दे दिए जाते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो जर्मनी पढ़ा था, इसके बाद हमने इटली पढ़ा था, इसके बाद हमने ब्रिटेन पढ़ा था,
तो इन सभी के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी या फिर स्वतंत्र राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया थी वो अलग अलग जगह की अलग अलग थी। तो आपको सबका केयरफुली याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी की। 1848 में जर्मन के वे उदारवादी जो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे, उन्होंने प्रयास किया कि जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाए। मतलब जो क्रांतिकारी थे, वहाँ के उदारवादी थे, वो क्या चाहते थे कि यहाँ पे एक संसद का गठन हो, यानी कि पार्लियामेंट हो और उसी पार्लियामेंट का राज हो। लेकिन फौज की ताकतों से उदारवादियों की यह कोशिश बेकार हुई। लेकिन जब वो कोशिश करते हैं, एक संसद का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, जो फौज थी, सेना थी, वो उनके प्रयासों को दबा देती है। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया और जो वो करना चाह रहे थे उसमें जो भूस्वामी थे, भूमि के मालिक थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा सेना और नौकरशाही की सहायता से 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस में युद्ध में हराया। तो ये 3 जगह थी जहां को हराया इन्होंने ऑटो वन बिस्मार्क की सहायता से। जनवरी 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो आपको नाम याद रखना है। 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन बने थे जर्मनी के सम्राट, तो कौन होंगे, विलियम प्रथम। इस तरह जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो यह आपका उत्तर नंबर 4 हो गया। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली का एकीकरण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। जो देखिए, सब जगह का जो आज़ादी है या एकीकरण है वो एक अलग अलग प्रक्रिया रही है। तो इटली का एकीकरण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। प्रारंभ में इटली 7 भागों में बटा हुआ था। जो इटली का आप मैप देखेंगे ना, तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। हमारा जो इटली था, इस प्रकार से उसका कुछ मैप मिलेगा आपको। इटली के एकीकरण का प्रथम प्रयास मैज़नी द्वारा किया गया था। मैज़नी के बारे में हमने पढ़ा है। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया के मुख्यमंत्री कावूल तथा गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में 1859 में ऑस्ट्रिया को हराकर एकीकरण की एक बड़ी बाधा को दूर किया गया था और 1861 में विक्टर इमानुएल को इटली का सम्राट घोषित किया था। तो यहाँ पे इनका नाम इंपॉर्टेंट है और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो जो विक्टर इमानुएल थे, ये कहाँ के बने थे? इटली के बने थे। तो इस तरीके से 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नव राष्ट्र बनने के बाद या एकीकरण के बाद प्रथम सम्राट कौन थे? तो 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। चर्चा कीजिए। अब वही मैंने कहा कि इटली और आपने जर्मन पढ़ा, साथ में ब्रिटेन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटेन में कोई क्रांति नहीं हुई थी, लेकिन ब्रिटेन में अपने आप धीरे धीरे चलते चलते अपने आप वो बना है। तो ब्रिटेन का जो चेंजेस है ना, वो बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे संविधान में ही चेंजेस कर करके इसको एक अलग स्वतंत्र राष्ट्रवाद देश बनाया गया। यह प्रक्रिया इस प्रकार घटित हुई। सबसे पहले 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिया, आप्रिश पहचान वाली नृजातियां समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते थे। आंकल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ कर दिया था। 1688 यानी 1688 में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समझ शक्ति संसद के अधीन आ गई और राष्ट्र का निर्माण हुआ। और केंद्र क्या बना? इंग्लैंड। मतलब राजा का जो पावर थी, संसद बना दी गई और कहा कि जो राजा है वो भी संसद के अधीन होगा। 1707 में इंग्लैंड में स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1707 इंपॉर्टेंट है। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों के रूप में जैसे ब्रिटेन का झंडा, राष्ट्रगान, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया गया। तो इस तरीके से ब्रिटेन का एकीकरण या ब्रिटेन का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है वो चली है। तो यह आपका कंप्लीट आंसर 6 हो गया। ठीक है, स्टेप वाइज लिखवाया है मैंने।
7 में बोला है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जैसे यूरोप की संस्कृति तथा भाषा, दार्शनिकों के विचार। दार्शनिक वो होते हैं जो आप कह सकते हैं टूरिस्ट, ठीक है, जो आते हैं और देश के ऊपर कुछ लिख के जाते हैं। मध्यम वर्ग का सहयोग, नेपोलियन युग और नागरिक संहिता, और नारी रूपक तथा राष्ट्रीय प्रतीक। नारी रूपक यानी देश को नारी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, साथ ही साथ बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक जैसे मोर, पंख, इसके अलावा तलवार, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्ह भी इस्तेमाल किए गए। तो ये आपका उत्तर नंबर 7 हो गया, ठीक है। और आप चाहें तो इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करिए। तो 1804 की नागरिक संहिताएं की विशेषताएं निम्नलिखित थी। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, यानी जन्म लेके कि भाई राजा है तो राजा का बेटा राजा होगा, इस तरह के जो विशेषाधिकार है उन्हें समाप्त किया जाए। कानून के सामने समानता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त, वही जो जमींदार वाली व्यवस्था थी। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, यानी किसानों को जो दास या गुलाम बनाया जाता था उस चीज़ को रोका गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी के संघों में नियंत्रण को हटा दिया गया। तो जो कारीगर हुआ करते थे वो अलग श्रेणी, जैसे कि गांव में पीड़ित किया जाता था किसानों को, वैसे शहरों में जो कारीगर होते थे उन्हें पीड़ित किया जाता था। तो इन सब तरह के जो उत्पीड़न था उन सबको समाप्त करके सभी के लिए समान व्यवस्था की गई अधिकारों की। ये थी नेपोलियन की नागरिक संहिता 1804 का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर नंबर 8। 9 में बोला है कि 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक चुनौती लाने वाला था। तर्कों को सही कथन, इसका सही कथन जो है तर्क सहित लिखिए। तो 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक चुनौती लाने वाला था, क्योंकि महाशक्ति बनने की होड़ में औद्योगिक विकास। फिर यूरोप में होड़ मच गई थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, अमेरिका से कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, उद्योग सबसे ज़्यादा कि धंधों को बढ़ाओ, उद्योग को बढ़ाओ। तो लघु उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बर्बाद हो गए। बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्यों? क्योंकि मशीनों ने जगह ले ली धीरे धीरे। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, लोग शहरों की आबादी बढ़ने लगी, और जब शहरों की आबादी बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो अनाज की आपूर्ति कम होने लगी, यानी कि जब किसान उगा रहे थे अपनी जनता को खिलाने के लिए उनके पास कमी होने लगी। तो ये एक उत्तर नंबर 9 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10वें में आपसे बोला है 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रीय रूपक में परिवर्तित हुए। इस प्रश्न को भी थोड़ा रोटेट करके पूछा है, उदाहरण सहित बताइए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नारी रूपक क्या थे, या रूपक चिन्हों का प्रयोग क्यों किया गया था। तो इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रों को नारी रूपक के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह काल्पनिक रूपक ज्ञान और शक्ति का प्रतीक बने। फल के स्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों को राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली इसके फलस्वरूप, ठीक है। अलग अलग राष्ट्रों ने अलग अलग नारी रूपक को राष्ट्रीय के रूप में अपनाया। जैसे हर देश ने क्या किया, नारी को शक्ति का, पावर का प्रतीक माना और अपने देश को एक नारी के रूप में। वो नारी वास्तव में कोई नारी नहीं थी, वो सिर्फ कल्पना थी। जैसे चित्रकारी की कल्पना होती है, एक कवि की कल्पना होती है, वैसे ही वो एक कल्पना थी। तो इसी तरह अलग अलग देशों, जैसे भारत में भी बोलते हैं ना भारत माता, लेकिन क्या भारत माता कोई एग्जिस्ट करती है? नहीं, ये हम सम्मान देने के लिए करते हैं। इसी तरह से यूरोप में भी किया गया। उदाहरण जर्मनी में जर्मेनिया, ठीक है, एक जर्मन नाम, और फ्रांस में मरियान, एक फ्रांस नाम नारी रूपक के रूप में स्वीकार की गई थी। तो ये आपका उत्तर नंबर 10 हो गया। तो सभी हमने 10 प्रश्न हल कर लिए। इसके बाद आपको स्रोत आधारित प्रश्न दिया है। आपको स्रोत आधारित प्रश्न में नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बोला है फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1823 से 92 ने इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान ने राष्ट्र की अपनी साझा को प्रस्तुत किया। तो ये जो पैसेज है इसका स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको डाल दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए और जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं वो इस पैसेज के आधार पर ही आपको देने हैं। मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है इसलिए मैं आपको ये रीड करके पैसेज नहीं बता रही हूँ। ये 4 प्रश्न हैं, चारों के उत्तर हम देख लेते हैं। और ये जो कोविड है, कोविड के संदर्भ में मैसेज है, तो इसको ध्यान से देखिए कि आपको 2 गज की दूरी का पालन करना है, ठीक है। अब इनके उत्तर देख लेते हैं। स्रोत आधारित प्रश्न के हमारे अर्नस्ट रेनन कौन था?
तो अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक या इतिहासकार था। दार्शनिक जो विजिटर होते हैं, आते हैं देश के बारे में, देखते हैं और लिखते हैं। इसके बाद 2 में बोला है अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है। राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी देता है, मतलब एक राष्ट्र का होना, इसका मतलब कि वो स्वतंत्र है। राष्ट्र को अपने रूप में परिभाषित कीजिए। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के समूह को एक राष्ट्र कहते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं वो एक राष्ट्र होता है। जैसे समूह, ऐसा समूह जिसका एक ही इतिहास, ठीक है, वो जो ग्रुप होगा उनका सेम हिस्ट्री होगी, एक ही परंपरा, एक ही कल्चर, संस्कृति मिलकर और साथ रहने की एक इच्छा होगी, तो वो एक राष्ट्र की परिभाषा है। सो बच्चों, यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 69 सॉल्व कर ली है। आपको बताना है कि जो मैज़नी थे, मैज़नी वो कहाँ से बिलोंग करते थे, यूरोप के कौन से देश से थे। ठीक है, यूरोप के कौन से देश से थे मैज़नी, तो उस कंट्री का नाम में लिखना है। फिर से प्रश्न सुन लीजिए, कंट्री बतानी है, मैज़नी कहाँ से थे। ठीक है, मैज़नी कहाँ से थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही हाउ टू स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम्स बिफोर 2 months, अगर आप अब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी कैसे लाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर EMC वाली प्लेलिस्ट से ईजिली देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही हाउ टू राइट गुड आंसर इन द एग्जामिनेशन, इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी जाके आप केयरफुली देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।